हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन ने बोर मॉडल के बारे में बात किया था और बोर मॉडल में अपन ने डिस्कस किया था एटॉमिक एक्साइटेशन। अपन ने देखा था एटॉमिक एक्साइटेशन बेसिकली इट हैज़ टू टाइप और दो तरह से एटॉमिक एक्साइट किया जा सकता है। वन इज़ व्हेन सम फोटोन इज स्ट्राइकिंग इज इट, अनदर वाज एटॉमिक कॉलिजन। तो वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अपन आपको बताई थी। यू शुड रिमेंबर दोज थिंग्स कि हाँ कॉलिजन में क्या होता है, कब कौन से केस में कैसे एक्साइट होगा, कौन से केस में नहीं होगा। सो that was all about basically like last lecture. There is one small thing actually here right now I'm going to talk about, that is a recoil speed of atom on emission of photon. So it's recoil speed of atom on emission of फोटोन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी अगर कहीं पूछ लिया जाए आपको कि मतलब क्या है तो उस केस में आपको ये काम आएगा। इट्स नॉट लाइक नथिंग मच। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या रहता है, ऐसे लेट्स से दिस इज वन एटम एंड विच इज एट रेस्ट न्यूक्लियस एंड दिस इज फिक्स्ड। जब फिक्स्ड है and let's say in that situation when some electron is making transition from higher energy state to lower energy state, then we know actually one photon is emitted, right? Let's say its wavelength is given by lambda. Clear? तो यहाँ पे इसकी एनर्जी, वेवलेंथ, हम मोमेंटम, सब कुछ अपन को मालूम है बेसिकली। सो एनर्जी इज यू कैन राइट hc by lambda नॉट एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, अगर मैं ये बोलता हूँ लेट्स से मास ऑफ इफ मास ऑफ फोटोन। फोटोन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अभी अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में कि एक्चुअली में फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है बट इट हैज सम मूविंग मास। तो मैं यहाँ जो मास की बात कर रहा हूँ, यू कैन राइट मूविंग मास, इज इट मूविंग मास ऑफ फोटोन इज लेट्स से m। तो उस सिचुएशन में इसकी एनर्जी को हम आइंस्टीन्स के रिलेशन से ऐसे भी लिख देते हैं, E इज इक्वल टू mc²। तो उस सिचुएशन में hc बाय लैम्डा नॉट mc², 1c gets cancelled, this implies mc is equal to h by lambda naught। और इसको अपन इसका फोटोन का मोमेंटम p भी डिफाइन कर देते हैं। क्लियर? तो फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाता है, p h by lambda naught, और एनर्जी तो ये है hc by lambda naught। क्लियर? और लेट्स से मास ऑफ द एटम इज m नॉट। मैं मान लेता हूँ एटम का मास m नॉट है। सो मास of atom whichever is it releasing or emitting the photon A लिख देते हैं। so this is equal to let's say ma। तो अभी जब ये रेस्ट में होता है, इन दैट सिचुएशन हम ये मान के चलते हैं कि एटम के पास कोई भी एनर्जी नहीं आ रही है। जो भी इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी निकल रही है, फुल कंप्लीट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड इट्स इक्वल टू दिस मच। तो वहाँ पे जो वेवलेंथ निकलेगी फोटोन की, दैट वी कैन राइट लैम्डा नॉट एंड फ्रीक्वेंसी यू कैन राइट c by लैम्डा नॉट। क्लियर? ओके, एंड दिस इज ऑल सिंपल थिंग। अब इसमें कभी कभी आता है इफ एटम इज नॉट फिक्स्ड, इज इट, इफ एटम इज फ्री टू मूव, तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक फोटोन कुछ मोमेंटम कैरी कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट में भी जो गन होता है गन फायर करते हैं बुलेट के थ्रू, तो उस सिचुएशन में क्या माय पॉइंट इज गन को हम फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाता है तो गन को कुछ पीछे की तरफ धक्का लगता है, उसको अपन रिकॉइल मोमेंटम ऑफ गन भी बोल सकते हैं और बोलते हैं एक्चुअली में। तो ऐसे ही इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब एटम फिक्स नहीं है, राइट, एटम फ्री है, उस सिचुएशन में अगर ये कहीं से भी कोई ट्रांजिशन होता है और इलेक्ट्रॉन ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा एंड अगेन इट इज रिलीजिंग सम फोटोन, इज इट, ऑफ सम वेवलेंथ, तो उस सिचुएशन में बिकॉज नाउ दिस विल आल्सो गेन सम वेलोसिटी v, रिकॉइल वेलोसिटी, और इसको मैं बोल रहा हूँ v रिकॉइल। क्लियर? तो
अभी देखो हुआ क्या कि यहाँ से ये जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो पूरी एनर्जी अब फोटोन में नहीं गई, तो इसकी वजह से इसकी क्या होगी, वेवलेंथ थोड़ी सी बदल जाती है। क्लियर? तो इन दैट केस दैट विल बी द कंडीशन, और इसकी जो रिकॉइल स्पीड हो जाती है वो हो जाती है लैम्डा लाइक वी आर। तो अभी यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा, एम ए इंटू वी आर माइनस यू कैन राइट एच सी बाई लैम्डा प्राइम इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम लिख सकते हैं एम ए वी रिकॉयल इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्राइम, एक तो ये आता है। एंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखें तो एनर्जी यहाँ पे कहाँ से निकल रही है, ये ट्रांजिशन से, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी आर स्क्वायर प्लस यू कैन राइट एच सी बाय लैम्डा प्राइम, इज इट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एच सी बाय लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू ई, जो भी एनर्जी है जिसको हम ये लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। अगर लैम्डा नॉट की टर्म्स में हमें रिलेशन मालूम है, अदरवाइज ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है वो भी तुम्हें मालूम है। सो दिस यू कैन राइट आर सी एच इज इट 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर। तो इसकी टर्म्स में भी आप लिख सकते हो ये एनर्जी को। सो इट्स लाइक आइदर वे। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आता है, एनर्जी आता है। अब इसमें थोड़ा सा अपन क्या करते हैं कि अजम्पशन मानते हैं कि अजम्पशन में क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एटम का मास बहुत बड़ा है तो इसकी जो रिकॉइल स्पीड होगी एक्चुअली दैट विल बी वेरी स्मॉल, इज इट। सो रिकॉइल स्पीड बहुत छोटी होगी तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी इज इट एज एम ए इज वेरी लार्ज, तो उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं मिलेगी। सो हाफ एम ए वी आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो इसको हम छोटा मान करके ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, दिस क्वांटिटी इज गॉन। तो अपने पास बेसिकली दिस इन दैट केस ये एच सी बाई लेमडा प्राइम ऑलमोस्ट वी राइट इट एच सी बाई लेमडा नॉट, और उस सिचुएशन में रिकॉइल स्पीड v अपने पास आ जाती है। सो आई कैन इरेज दिस पार्ट। तो इन दैट केस दिस implies MAVR equal to HC by lambda naught, and this implies VR recoil speed is equal to simply HC by MA into lambda naught. So I know actually, but this is the approach actually we follow. Practically यहाँ पे ये चीज़ें समझ में भी आती हैं and these give almost same result, so that's why I know this like assumption we are considering it's not seems to be like perfectly fine, but it give you the like good enough result which is accepted everywhere. So that is why in case if it is required you can go by this way actually. So this is called recoil speed of atom. Speed of atom. Clear? एंड दैट्स ऑल। तो ये है आपका कि अगर एटम फिक्स नहीं है ये माना जाता है, इन केस नॉर्मली आपको ये सब नहीं कंसिडर करना है, स्पेसिफिकली व्हेन इट इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम देन यू हैव टू गो इट दिस वे एंड यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। सो दिस इज अबाउट रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम ऑन emission of photon. Next topic we are going to talk about is X-ray. That is also very important thing and interesting part also. Okay, so let me first just erase it then. Okay, so next topic is X-ray. मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा, there is something interesting about it, let me tell you that. यहाँ पे क्या था कि जो एक्सरे डिस्कवर हुई कब हुई, तो ये आपको जब पहले अभी बताए थे अपन लास्ट शुरुआत के लेक्चर्स में इस टॉपिक में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाइनली एबल टू डू द सेम लाइटनिंग फेनोमेना इन द लैबोरेटरी, राइट। और दैट वाज लाइक ह्यूज ब्रेक थ्रू इन द फिजिक्स। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से उसी एक्सपेरिमेंट को अपनी लैबोरेटरी में करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें अपन ने देखा था कि जेम्स चैडविक ने भी किया बेसिकली, और लाइक ई गोल्डस्टीन ने भी किया। ई गोल्डस्टीन ने किया था
उन्होंने एनोड रेज इज इट कैनाल रेज फाइनली इनको बोला था, जिनके लिए उनको मजाक उड़ाया गया था। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। ऐसे ही था एक्चुअली में, लाइक यहाँ पे रॉन्टेजन एक साइंटिस्ट नेम, तो वो भी यही एक्सपेरिमेंट अपनी लेबोरेटरी में एक्चुअली में कर रहे थे, और उनको जो लाइक ईगोडस्टीन वाली स्टोरी याद थी कि हाँ उनने ऐसे ही अनजाने में लाइक जल्दी से कुछ बोल दिया था बिना सोचे समझे, और साइंटिस्ट कम्युनिटी ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। तो ये क्या किए, सिंपल मतलब उन्होंने कुछ नहीं, ये ही वॉज डूइंग सेम एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, राइट। और यहाँ पे कुछ ऐसा था कि इधर कुछ लाइक फिल्म इज इट पड़ी हुई थी नीचे। एक्सपेरिमेंट में सब कुछ वही, कैथोड रेज, कैथोड ट्यूब, एनोड एंड ऑल, लो प्रेशर इसमें और गैसेस वगैरह, हाई वोल्टेज सब लगाया, और उनको सब कुछ यहाँ पे दिखाई दिया एग्जैक्टली, राइट। जो नॉर्मल फेनोमेना जे थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था, कैथोड रेज यूज एवरीथिंग ही ऑब्जर्व एक्चुअली, राइट। बट उसके साथ है यहाँ पे उनका क्या था कि गलती से लाइक ऐसे कुछ जो रहती है ना फिल्म जहाँ पे स्ट्राइक करें, देन इट प्रोड्यूसेस सम साइनिंग इफेक्ट एक्चुअली, इज इट। सो फोटोग्राफिक प्लेट जिसको अपन बोलते हैं, तो दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये एक्चुअली ऐसे पड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि जो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, जैसे थॉमसन ने बोला वो तो सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ लाइक स्पॉट्स ऐसे बन रहे हैं, राइट। तो उन्हें लगा कि कुछ तो यहाँ पे और कुछ है, कुछ अलग है, दैट जे थॉमसन हैज़ नॉट इवन मेंशन्ड एक्चुअली, क्योंकि उनके हिसाब से तो यहाँ से कैथोड रे से यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी और वो सब चीज़ें तो उनको समझ में आ गया। सो एक्चुअली में उन्हें लगा कि हाँ कुछ अलग है। एंड देन नॉर्मली अपन मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जब हमें कुछ नया चाहिए लाइक होता है और जिसको हमें मालूम नहीं होता है, तो अपन क्या करते हैं, एक्स उसको मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट इज एक्स। तो एक्चुअली में क्या था, इन्होंने जब ये नया कुछ चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया और उनको इसके बारे में चीज़ें अच्छे से मालूम नहीं थी, तो उन्होंने इसको कैथोड रेज, एनोड रेज बोलने की बजाय उन्होंने बोल लिया कि देखो, साइंटिस्ट कम्युनिटी को बोला कि देखो यहाँ पे कुछ अपन यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देयर इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू एक्चुअली हेयर हैपनिंग, और वो कुछ रेडिएशन ही है। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसीलिए क्योंकि उनको उस टाइम पे पता नहीं था कि ये क्या है रेडिएशन एक्चुअली में, सो उन्होंने बोल दिया था लेट अज्यूम these radiations is it are एक्स रेज। अभी हम बोला था कि अभी मान लेते हैं ये एक्स रेज हैं, बाद में जब इनकी जानकारी और इनके बारे में सब कुछ हमें पता चल जाएगा, देन वी विल नेम इट अकॉर्डिंग टू दैट। हालांकि हुआ ऐसा कि यहाँ इनके बारे में बाद में चीज़ें सब कुछ पता चल गई, एवरीथिंग वाज डिस्कवर्ड अबाउट दैम and the name still remain X-rays. So that's how actually X-rays comes into existence. And Rontgen was scientist name, actually he discovered X-rays, is it? तो अब देखते हैं कि एक्स रेज, ठीक है, ये तो कहानी थी इसकी शुरुआत की कि कैसे चीज़ें क्या हुई। अब तो क्या है, अभी हमें एक्स रेज के बारे में सब कुछ मालूम है, एक्स रेज हैं क्या, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, सो वी नोज एवरीथिंग। और हाँ, शुरुआत में इनका प्रोडक्शन के लाइक यहाँ से ये ऐसे निकल रही हैं चीज़ें कैसे कैसे, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि अभी हमें सब कुछ मालूम है, इनिशियली इट वाज नॉट नोन एक्चुअली। उसके बाद रॉन्टजन ने भी बहुत रिसर्च किया इसके बारे में काफ़ी कुछ, और उन्होंने सब कुछ लाइक इसके बारे में निकाल दिया, बता दिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन हाई स्पीड इज इट वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब एक हाई एटॉमिक नंबर वाले एनोड प्लेट को स्ट्राइक करते हैं, देन दे इमिट सम रेडिएशन एक्चुअली, और वो रेडिएशन ऐसे हैं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स कहीं किसी भी चार्ज नहीं कैरी करते हैं कोई, इसलिए उन पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दीज एक्स रेज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स में ही होते हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ लाइक ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ऑफ दिस एक्स रे इज़ वेरी लो, सो वेवलेंथ इनकी जो एक्स रेज की है वेवलेंथ वो बहुत स्मॉल होती है। सो वेवलेंथ इज 0.1 एंगस्ट्रम टू सम 100 एंगस्ट्रम,
तो इतनी छोटी इनकी वेवलेंथ होती है, तो इसलिए अभी अपन को क्या है, इनके बारे में सब कुछ मालूम है ना, इनकी प्रॉपर्टी और एक्सरे हैं क्या। फिर इनका यहाँ पे था कि देखो अब अभी आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं कि यहाँ से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जब इस मेटल टारगेट को, एनोड को स्ट्राइक करते हैं, दैट टू रिमेंबर दिस एनोड मस्ट बी लाइक हाई एटॉमिक वेट, इज इट। उस सिचुएशन में कुछ रेडिएशंस यहाँ से निकलते हैं और उनको अपन एक्सरेज बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी अभी हम बताएंगे एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत हाई स्पीड, और हाई स्पीड का मतलब क्या हो गया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इसको स्ट्राइक करेंगे तो उनकी जो एनर्जी है ना, जो रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आती है और एक्सरेज की फॉर्म में आती है, दैट इज ऑलमोस्ट जस्ट 5 to 10%। तो मतलब क्या हुआ कि जो ऑलमोस्ट 90 to 95% एनर्जी है दैट गेट एब्जॉर्ब इन दिस एनोड टारगेट, क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब टारगेट एनोड में बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी कलेक्ट होगी, देन इट विल गेट हीटेड एक्चुअली वेरी हाई। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होने लग जाता है कि इवन दिस मेटल टारगेट स्टार्ट मेल्टिंग। तो ये सब प्रॉब्लम उस टाइम पे आ रही थी, क्लियर ना, उस टाइम पे सब आई थी साइंटिस्ट के सामने। तो उसके हिसाब से उन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए फिर फाइनली एक कूलिज वाज नेम ऑफ साइंटिस्ट, वो एक प्रॉपरली परफेक्ट सेटअप बनाने में सक्सेस हुए कि हाँ एक अच्छा सेटअप जिसमें कोई परेशानी ना आए, अपना टारगेट मेल्ट ना हो और हमें लाइक कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलता रहे, एक्सरेज अपन को मिलती रहें, यहाँ से प्रोड्यूस होती जाएं। तो वो सेटअप उन्होंने बनाया एक्चुअली जिसमें एक्सरेज प्रोड्यूस की जा सकती हैं, दैट इज टर्म्ड एज कूलिज ट्यूब। तो वो भी अभी अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सरेज हैं क्या। एक्सरेज, तो एक्सरेज क्या है, यू कैन राइट बेसिकली व्हेन वेरी हाई स्पीड और यू कैन राइट डेफिनेटली स्पीड, जब हाई है तो हाई काइनेटिक एनर्जी, इज इट, वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स strike a target, you can write anode target of high atomic number, is it, some radiations are emitted from target, these are called एक्सरेज। तो जो रेडिएशन वहां से इमिट होते हैं उनको एक्सरेज बोलते हैं। हियर रेडिएशन कैरी around 5% or 5 to 10% of the 10% energy the high speed electron। तो जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एनर्जी जितनी कैरी कर रहे हैं उसका जस्ट 5 to 10% एनर्जी एक्चुअली में एक्सरेज की फॉर्म में बाहर आता है, राइट, एनर्जी ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, उसे हम एक्सरेज बोलते हैं। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं इनकी एक्सरेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आपको एक्सरेज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इनका जो प्रॉपरली लाइक सेटअप जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस कंटिन्यूसली की जा सकती हैं, दैट इज कूलिज ट्यूब। ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज इट। Okay, so here we have properties of X-rays. I have already written down them. Let me explain you those. So first is have high penetrating power. इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, आपने देखा होगा कि लाइट है, हाँ अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उससे पास कर जाती है, लेकिन अगर आप कुछ भी लाइक ओपेक या मतलब पूरा डार्क या मतलब जैसे जो ट्रांसपेरेंट नहीं है वो मीडियम रखो तो लाइट क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, इट कांट पास, राइट, सिंपल थिंग। हाँ, लेकिन एक्सरेज क्या होती हैं, वो दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इवन सम ओपेक मटेरियल आर देयर, दे कैन पास थ्रू दैम एक्चुअली। इसीलिए लाइक आपकी अपनी जो बॉडी है आप देख सकते हो कि इससे एक्चुअली नॉर्मल लाइट पास नहीं होती है, लेकिन बॉडी से एक्सरेज पास हो जाती है। इसलिए जो कभी अगर किसी के कुछ कहीं डैमेज आता है, बोन ब्रोकन वगैरह एटसेट्रा, तो वहाँ पे
एक्सरे स्पेक्ट्रम लाइक एक्सरे कराया जाता है, तो वो वहाँ पे एक्सरेज पास की जाती हैं क्योंकि ये बाकी फ्लश वगैरह जो ब्लड वगैरह उससे पास कर जाती हैं एंड दे आर लाइक partially like little bit blocked by actually bones, तो वहाँ पे बोन का अलग से एकदम क्लियर इमेज आ जाता है। तो पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कि दे कैन पास थ्रू इवन लाइक ऑपेक मटेरियल जहाँ पे नॉर्मल लाइट और नॉर्मल वेव्स नहीं पास करती, राइट। सो दैट इज द मीनिंग। सो हाई पेनिट्रेटिंग पावर कैन पास थ्रू सेवरल मटेरियल which are opaque to normal ordinary light, clear? Okay, ionizes the gas through which they are passed। इसका मतलब ये होता है कि एक्सरेज के पास कैपेबिलिटी है कि एक अगर नॉर्मल ये आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो एक्सरे अगर एक एक्सरेज यहां से ऐसे पास की जाए, इज इट, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम न्यूट्रल एटम। जब ये इलेक्ट्रॉन से रिमूव सॉरी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो एटम क्या हो जाएगा, ion, right? So this is called ionization. So they can ionize the gases through which they are passed. अगर आपको याद हो तो अपन ने इसका एक एप्लीकेशन भी देखा है, that was in Millikan's oil drop experiment. There ऑयल क्या होता है, ऑयल ड्रॉप को भी आयोनाइज करने के लिए, चार्ज करने के लिए अपन ने एक्सरे ट्यूब एक बेसिकली कंसिडर किया था। जब एक्सरे पास की जाती हैं तो ऑयल ड्रॉप्स आयोनाइज हो जाती हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट एग्जैक्टली इट इज। तो दे कैन आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे आर पास, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी, मीन्स नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, क्लियर। ओके, थर्ड इज cause fluorescence in several material। फ्लोरेसेंस का मतलब बेसिकली साइनिंग इफेक्ट, मतलब कि बहुत सारे मटेरियल को अगर पास ये एक्सरे से एक्सपोज किया जाता है ना, दे कॉज फ्लोरेसेंस, मतलब लाइक साइनिंग, कुछ वहाँ पे चमकीला दिखाई देने लगता है। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट स्पेशली डिजाइन फॉर द पर्पज। फोटोग्राफिक प्लेट ये आपको पहले जो पुराने कैमरा होते थे एक्चुअली में, तो उनमें जो रील होती थी उनको लाइट को एक्सपोज किया था तो वहाँ पे एक डार्क नेगेटिव बेसिकली बन जाता था, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट है। तो वहाँ पर भी एक्सरेज भी अगर उनके लिए जो स्पेशल पर्पज के लिए इनके पास फोटोग्राफिक प्लेट है, एक्सरेज को एक्सपोज करते हैं, देन दे क्रिएट एक्चुअली यहाँ पे लाइक अफेक्ट दैट फोटोग्राफिक प्लेट आल्सो। इसी की हेल्प से तो अपन जो लाइक मैंने अभी बताया आपको कि जहाँ पे ब्रोकन वगैरह बोन वगैरह ब्रोक कर जाती है तो वहाँ पे हम एक्सरे लेते हैं उसका, तो वो जो फिल्म बनती है तो वहाँ पे एक अफेक्ट करती है बेसिकली, वही प्रिंट हो करके और लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे छप जाता है, आ जाता है। सो दैट इज द नेक्स्ट दिस अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट is it specially designed for this x-rays actually. Okay, not deflected by electric and magnetic field, and that shows also that they are electrically neutral. तो x-rays हैं, that is like different property of x-ray कि ये neutral है, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, right? Cathode rays they are electrically negatively charged, is it? तो इसलिए वो क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो रही थी इन कैथोड रेज, जो थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे ऐसा देखा गया कि जो ये रेडिएशंस हैं वो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो प्रूव कर दिया कि एक्सरेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट एक्चुअली फ्रॉम नॉर्मल कैथोड रेज, राइट। सो shows properties of wave except refraction। हाँ, तो बाकी ये है कि एक्स रेज है, मतलब एक वेव है, रेडिएशन है, तो नॉर्मल वेव की प्रॉपर्टी शो करती है सभी लगभग ऑलमोस्ट, लाइक एक्सक्लूडिंग दिस रिफ्रैक्शन। सो दिस इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। लेट्स सी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्स रेज विद द Coolidge tube। ओके, सो आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग्स, लाइक दीज आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, बट हाँ ये काफ़ी लाइक interesting thing है, like they are different properties of X-rays। Okay, so now this is the Coolidge tube setup actually, which is used for producing continuous X-rays लगातार, जहाँ पे कहीं सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी आपको बताए थे कि नॉर्मल सिचुएशन में जो कैथोड रेज ट्यूब इज इट, जो रॉन्टेजन का सेटअप था, देयर समटाइम इवन द एनोड प्लेट वाज reaching in the melting situation because of high heating due to high speed electron। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और बाकी जो भी सिचुएशन थी उनको सबको सॉल्व कर दिया लाइक बाय Coolidge, and he developed one setup and we study it as Coolidge
ट्यूब। ओके, तो अभी इसमें देखते हैं कि कैसे कैथोड रेज प्रोड्यूस की जाती हैं, कौन सा एलिमेंट किसके लिए काम कर रहा है। यहाँ पे अगर जैसे यहाँ से ओके वी आर गेटिंग लाइक कैथोड लाइक एक्स रेज फ्रॉम हियर एक्चुअली, तो यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपको एक्स रेज यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप यू कैन प्रोड्यूस। अब आपको अगर एक्स रेज की लेट से उनकी और भी जो एनर्जी है यू आई कैन से द फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, या फिर आपको जो एक्सरेज की इंटेंसिटी है वो बढ़ानी है, तो वो सब चीज़ें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा लाइक प्लेट, कौन सा पोटेंशियल, कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या काम कर रही है, वो अभी आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, राइट। एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट एक्सरेज। तो यहाँ पे पहले मैं सेटअप आपको बता देता हूँ। हियर वी हैव दिस फिलामेंट, एक्चुअली हीटिंग फिलामेंट। ये क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पे एक वोल्टेज से कनेक्टेड कर दिया गया है दिस, तो ये हीटर है एक्चुअली, इज इट हीटिंग वोल्टेज, जो क्या करता है हीटर को वोल्टेज सप्लाई कर रहा है जिससे यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। दिस इज हीटिंग फिलामेंट। अब क्या कर रहा है, ये हीटिंग फिलामेंट के एकदम पास में अपन ने एक प्लेट रख दी है एंड वी आर कॉलिंग दिस इज थर्मोसेंसिटिव मेटल प्लेट। थर्मोसेंसिटिव मेटल प्लेट का मतलब ये रहता है एक्चुअली में कि कुछ मेटल्स होते हैं जिनको अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं दे कैन इजेक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम their plate actually. तो thermosensitive plate basically these eject, is it, you can write here eject electrons on heating, is it, at high temperature। मतलब हाई का मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, तो यहाँ से अपन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन और साथ में यह किया गया ये हीटिंग फिलामेंट, ये बेसिकली थर्मोसेंसिटिव मेटल प्लेट को अपन ने यहाँ पे एक वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इसके नेगेटिव मतलब कैथोड से कनेक्ट कर दिया गया है। सो दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू कैथोड, राइट। एंड हियर वी हैव टारगेट मटेरियल। और टारगेट मटेरियल में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, हीटिंग की वजह से कभी कभी मेल्ट हो जा रहा था, तो वो हीट को अपन ने डायरेक्ट कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कूलिंग सिस्टम लगा दिया है। सो यू कैन कॉल दिस कंप्लीट इज द कूलिंग सिस्टम, राइट, टू कूल टारगेट मटेरियल so that this target doesn't melt। तो यहाँ पे क्या होता है, here we have one tube connected like this passing through the target and coming out। यहाँ पे hot water like cool water या oil अंदर जाता है, वो यहाँ पे मूव करता है एब्जॉर्बिंग हीट एंड फाइनली कमिंग आउट विद हॉट ऑयल और वाटर, जिसको अपन फिर से कूल करके वापस यहाँ पे सेंड करते हैं एंड दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फॉर दिस टारगेट मटेरियल। क्लियर। तो ये जो मेल्टिंग वाला प्रॉब्लम था वो यहाँ से सॉल्व हो गया एंड दिस इज कनेक्टेड टू लाइक एनोड ऑफ दिस वोल्टेज। अब ये वोल्टेज देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से जो थर्मोसेंसिटिव मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो बहुत कम, एक्चुअली उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई, जिसको अपन ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं। लेकिन अभी आपको बताए थे कि व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट द टारगेट मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर देन एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो अभी अपने पास ये टारगेट है, राइट, टारगेट मेटल प्लेट ऑफ यू कैन राइट हाई एटॉमिक नंबर, ये तो अपने पास है। अभी अपन को चाहिए यहां से थर्मोसेंसिटिव मेटल प्लेट से हम इलेक्ट्रॉन भी जनरेट कर सकते हैं हमारे पास। जब इसको हीट करेंगे और यहां पे ये देखो ज्यादा हीटिंग करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट होंगे, राइट। तो सिंपल सा जो अभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि अगर आपको एक्स रेज की इंटेंसिटी बढ़ानी है मतलब कि ज़्यादा एक्स रेज प्रोड्यूस करनी है। ज़्यादा एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होंगी, जब एक साथ यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो एक साथ इसको स्ट्राइक करेंगे, करेक्ट ना। तो वो कैसे कंट्रोल होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो ये फिलामेंट, हीटिंग फिलामेंट की जो वोल्टेज है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल रिलीज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली एंड दैट्स वे वी कैन कंट्रोल the intensity of X-rays produced by this Coolidge tube, right? I hope you are getting that। तो ये था फिलामेंट सेंसिटिव मेटल।
ये जो वोल्टेज अभी आपको समझ में आया कि यहाँ से जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दे आर नॉट हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, देयर स्पीड इज वेरी लो। तो उसको यहाँ पर क्या टारगेट मटेरियल पे तो क्या है, हाई स्पीड से स्ट्राइक करनी चाहिए। तो उसी को इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से थर्मोसेंसिटिव मेटल प्लेट से जस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो से या जीरो काइनेटिक एनर्जी निकले उनको एक्सीलरेट कराना है, उनको हाई स्पीड देनी है। हाई स्पीड मतलब एक्सीलरेट। तो इसीलिए हम ये जो वोल्टेज लगा रहे हैं, ये नेगेटिव से निकला, यहाँ पॉजिटिव टारगेट प्लेट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी इधर की तरफ एंड दैट विल पुल डाउन एक्चुअली, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। तो ये जो वोल्टेज है दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग और यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए वी नॉट को अपन बोलते हैं accelerating voltage. So you can write here V naught is accelerating voltage. तो ये इसका क्या क्या काम हो रहा है accelerating voltage का, is it? यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है, राइट, used to increase the kinetic energy of electrons, जो कि टारगेट मटेरियल को। तो अभी अपन देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी से क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी कभी बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इज इट? सो यू कैन राइट हियर टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी नीड टू increase accelerating voltage V naught. क्लियर? ऐसे अगर अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकालने हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं, इज इट, टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted by, you can write cathode or thermosensitive plate, ये अगर आपको करने का है, बढ़ाना है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द दिस हीटिंग वोल्टेज, राइट। फॉर दिस इंक्रीज द फिलामेंट हीटिंग वोल्टेज। तो पहली बात ये तो था पूरा सेटअप जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस की जा सकती हैं, की जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट, फिलामेंट, हीटिंग, प्लेट को हीट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज से, ये हाई वोल्टेज होता है बेसिकली, वी नॉट इज बेसिकली, यू कैन राइट हियर हाई वोल्टेज, क्योंकि हमें काफ़ी हाई स्पीड काइनेटिक एनर्जी और हाई स्पीड और हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो उसको हाई वोल्टेज से एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हाई वोल्टेज, टारगेट मेटल हैविंग हाई एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, देन वी आर हैविंग हियर एक्चुअली फाइनली अवर रिक्वायर्ड एक्स रेज। सो दिस इज योर सेटअप। ये कूल हॉट लाइक कूलेंट कूलिंग सिस्टम टू कूल दिस मेटल टारगेट प्लेट। तो ये तो है तुम्हारा। अब यहाँ से एक्सरे जो हम हमारी प्रोड्यूस हो जा रही की रही हैं, मतलब एक हो रही थी, उनको अपन ने थोड़ा सा देखा और अच्छे से कि क्या है उनके अंदर, क्या क्या चीज़ हैं। फिर लाइक देन वी हैव सो मैनी क्वेश्चंस कि ये क्या है, वो क्या है, एंड लेट्स सी व्हाट आर दोज थिंग्स एंड देन वी विल आंसर टू यू कि क्या है, कहाँ से आ रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो सब चीज़ें अभी आगे समझते हैं। सो रिमेंबर दिस सेटअप एक्चुअली, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वी कॉल Coolidge ट्यूब सेटअप फॉर जनरेशन ऑफ एक्स-रेज। ओके ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी डिड, जो Coolidge ट्यूब सेटअप से अपन को एक्स-रेज मिल रही हैं, हमने क्या किया, उन एक्स-रेज को इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ उनका प्लॉट किया, and this was actually a shocking result. Let me tell you how it is shocking, because it will be shocking to you people also, right? So the graph that we got actually, that was something like this here. Like this. Isn't it shocking to you people? Definitely, I think. तो ये इसका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का दिखाई दिया, राइट।
एंड देन अगेन क्वेश्चन व्हाट इज दैट एक्चुअली, क्या है ये, कैसे आ रही हैं, क्या चीज़ें, तो वो लाइक अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर एक्चुअली दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पीक जहाँ पे बन रही है ना, यहाँ से क्या है, दिस इज इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट एंड दिस इज वेवलेंथ। तो एक यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है कि जिससे लोएस्ट वेवलेंथ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस वेवलेंथ को हम लैम्डा सी, इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद कंटिन्यूसली वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, एक पॉइंट पे जाकर के एकदम बढ़ जा रही है इंटेंसिटी, पीक, राइट। उसके बाद फिर से नॉर्मल इंक्रीजिंग, like in wavelength decreases, you can write intensity also changing continuously. Then again there comes another point where again the peak comes like immediately, a sharp peak actually, is it? So these are sharp peaks and so on continuously. So this is what actually we are getting, intensity versus wavelength for X-rays that are produced in Cooley's tube. Clear? अभी इनको बाद में स्टडी किया गया एंड ऑल दोज आंसर्स वी गॉट एक्चुअली। तो अभी देखो ये जो पीक्स बन रही हैं, राइट, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ, वेवलेंथ, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, राइट। और उसके अलावा ये जो कंटिन्यूसली तुम्हें ये मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सभी these are called continuous X-rays। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्या है, ये कहाँ से आ रही हैं और ये क्या है, इनका मतलब क्या है, why they are called characteristic X-rays, और ये ऐसे क्यों बन रही हैं पीक, right? These questions must be in your mind also. Yes, we will answer everything actually. तो पहली बात तो ये था कि लाइक हमें यहाँ तक ये समझ में आ गया कि एक्सरेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एक टारगेट मटेरियल जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसको स्ट्राइक करते हैं, उस सिचुएशन में कुछ रेडिएशंस इमिट होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट and we call them X-rays. They have very small wavelength from 0.1 angstrom to 100 angstrom and very high frequency, carry high energy. तो उन रेडिएशंस को अपन ने एक्सरे बोला। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं, उनके करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वो अपन ने समझ लिया। करेक्टरिस्टिक क्या था, पेनिट्रेटिंग पावर, आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी, इज इट, पेनिट्रेट फोटोग्राफिक इफेक्ट, न्यूट्रल, ऑल दैट, इज इट। नेक्स्ट था कि प्रोड्यूस कैसे करें लेबोरेटरी में, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आई, उनको भी सॉल्व किया एंड वी हैव फाइनल सेटअप दैट्स लाइक एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, रिमूविंग ऑल द इश्यूज एंड दैट इज कॉल्ड कूलिस ट्यूब सेटअप। अभी जो एक्सरेज का स्पेक्ट्रम मतलब एक बेसिकली जो पूरा एक्सरेज मिल रही थी उनको अपन ने वेवलेंथ और इंटेंसिटी वर्सेस प्लॉट किया, देन वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट एंड हियर दीज आर स्टिल क्वेश्चंस दैट व्हाट इज दिस एंड हाउ वी आर गेटिंग, राइट। तो अभी आपको ये बताते हैं दोनों चीज़ें कि ये क्या हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस की जाती हैं और ये क्या है, ये कैसे आती हैं, कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। आपको वो कूलिस ट्यूब सेटअप याद रखना होगा कि वहाँ पे फिलामेंट के लिए हीटिंग वोल्टेज थी एक, अपने पास एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज थी, वो सब चीज़ें उनका मतलब भी आपको बताए थे कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। तो जहां पर भी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी काम आ रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अगर उस चीज से कोई रिलेटेड है, उस चीज को तुम्हें चेंज करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी होंगी। अभी मैं इन दोनों को, तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज आ गई, एक तो आ गई कट ऑफ वोल्टेज, कंटिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय every like all of them one by one, is it? तो अभी अपन पहले चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज पे। ठीक, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। ये दिस इज ऑल लाइक बहुत सारा, इनिशियली जब फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने देखा दे आर लाइक कंप्लीटली शॉक्ड, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे, राइट।
same thing actually, but they did a lot of research, they did a lot of work, and finally we got the result. We are just going to see that result. We are not going to do any hard work, we are not going to do anything actually. हमें तो सीधा सीधा बना करके परोसा जा रहा है, just eat it. Okay, so that is what we are going to see here. Next is characteristic X-rays है क्या, हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड आंसर है, जस्ट तुम्हें समझना है कि था क्या, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या था, ये साइंटिस्ट ने पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक एटम होता है, टारगेट एटम, हाई एटॉमिक नंबर, क्लियर। तो ये अपने पास टारगेट एटम है, राइट। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, मैं just I say number of electrons I am filling, right? So we have here electrons, like this. और यहाँ पे ये तो आप easily, this is what, ये आप बोल सकते हो K cell, K, this is L, this is M, this is N, और बाकी O, P, Q and so on, is it? तो यहाँ पे N principal quantum number, K is equal to 1 for principal quantum number for L is equal to L is 2, and similarly for M principal quantum number is 3 and so on, right? ठीक है। अभी आपको बोले थे X-rays have penetrating power, they can ionize the gases, right? कुछ वैसा ही एक्चुअली में एक्सरेज ने यहाँ, मतलब सॉरी वन थिंग, बिकॉज अभी तो हम एक्सरेज की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्सरे प्रोड्यूस भी कुछ उसी तरीके से की जा रही हैं। तो जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो अलग अलग गेम प्ले कर रहे हैं, और वहाँ से हमें अलग अलग चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। तो ये गेम क्या प्ले कर रहे हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है, राइट। पे अटेंशन क्लियरली हियर, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अगर नहीं समझ में आया, इट विल बी अगेन ब्लंडर इन योर माइंड, सो दैट्स वाई फोकस हियर। बहुत आसान है चीज़ें, इंटरेस्टिंग भी है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे। तो पहली बात तो ये अपने पास टारगेट, यू कैन राइट हाई एटॉमिक नंबर, इज इट नंबर टारगेट एटम। जो टारगेट मटेरियल था हाई एटॉमिक नंबर वो अपने पास है, ये न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पे हो क्या रही हैं अब चीजें कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन ट्यूब। ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अभी स्ट्राइक कर रहे हैं, इज इट? So just let me make way for passing electron। तो ऐसा कुछ है, और मैं ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो now what is happening when these high speed electrons are moving? They are striking this electron, कभी इसको स्ट्राइक किए, कभी इसको स्ट्राइक किए, कभी इसको स्ट्राइक किए, कभी इसको स्ट्राइक किए। तो मान लेता हूं मैं पहले जो केस है वो उसने क्या किया, एक के सेल में एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया। उसके बाद क्या, क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी हाई एनर्जी, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब आप समझ सकते हो ना कि एक बुलेट आ रही हो बेसिकली, और उसके सामने रास्ते में कुछ अगर आ जाए तो क्या हालत होगी, उसको भी तोड़ते फोड़ते हुए और बाहर निकाल देगा, उसके रास्ते बच नहीं सकता ना। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी हो रही थी। ये क्या है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, दे आर मूविंग विद कैरिंग हाई एनर्जी, हाई मोमेंटम, और उनके रास्ते में अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा, उसको भी बाहर कर देगा। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी हुई। तो यहां से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन एक तो खुद बाहर हो गया और ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो गए। समझ में आया? जब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, मैं ये ग्राफ को लाइक ओके,
आई एम इरेजिंग, लेट मी इरेज जस्ट लिटिल पार्ट। तो उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद क्या सिचुएशन बन जाएगी, उसके बाद ये सिचुएशन बनेगी। 1 2 3 4 न्यूक्लियस। तो अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी इलेक्ट्रॉन है। Pay attention here, it's important. So this is the situation after removal of electron, is it? So यहां के बाद ये एक्चुअली में after removal of electron from K cell, तो K सेल से यहां पे क्या आ गया, एक वैकेंसी आ गई, ये आप समझ सकते हैं। देयर इज वन वैकेंसी हियर where there is no electron, right? Let me mark it different color. So this is the vacancy, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उड़ा दिया गया, बाहर कर दिया गया। क्लियर? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे क्योंकि डेफिनेटली ये क्या है, इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर अदर इलेक्ट्रॉन टू जंप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे हमेशा लाइक इन स्टेबल कंडीशन, एक्चुअली में अगर आप हाई एनर्जी पे हो तो हमेशा एवरीवन वांट टू कम टू लाइक लो एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो के सेल का ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जंप करेगा, एल सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, एम सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, और एन का भी जंप कर सकता है, एंड सो ऑन। और आपको यहाँ ये भी समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन से इलेक्ट्रॉन की जंप करने की है। क्लियर? और यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो कहाँ जा रहा है, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, इट विल इमिट वन रेडिएशन। क्लियर? और वही रेडिएशन एक्चुअली में बाहर आएगा and we call that X-ray. क्लियर? तो अब ये देखो, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की। ये भी आपको बताएंगे कि क्यों इनको मैं करेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज इट ए वैकेंसी has been created by high speed electron in K cell of target material. क्लियर? तो टारगेट मटेरियल के के सेल में ये एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, समझाने के लिए। ये वैकेंसी जरूरी नहीं है कि के सेल में ही होगी, ये एल सेल में भी वैकेंसी हो सकती है, एम में भी हो सकती है, इट कैन बी लाइक एनीवेयर, राइट? अभी आपको समझाने के लिए मैं मान लिया हूं कि लेट से इसने इलेक्ट्रॉन ने एक के सेल से ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो अभी ये सिस्टम आ गया कि अपने पास क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई बाय दिस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंसी इसने क्रिएट कर दी के सेल में। तो अभी ये के सेल क्योंकि लो एनर्जी स्टेट है और उसके अलावा हाई एनर्जी स्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, सो डेफिनेटली दिस वैकेंसी विल नॉट स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, दैट दिस वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट, इज इट? सो दिस वैकेंसी will be filled by some electron from high energy state. हाई एनर्जी स्टेट कोई सा भी एल एम, इज इट? हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएगा एल एम एन, किसी के भी द्वारा ये फिल कर दी जाएगी, सो ऑन।
अभी आप समझ सकते हो when some electron from high energy state is jumping to low energy state, this vacancy, it will emit some radiation. When an electron jump from high energy state to this low energy vacancy, it emits one radiation of energy equal to the difference in energy level of initial and final energy orbits. तो यहाँ पे अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है. सो नाउ दिस वैकेंसी विल बी हियर, इलेक्ट्रॉन विल बी जंपिंग टू दिस पॉइंट. इस सिचुएशन में ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में जा रहा है. इट विल इमिट वन रेडिएशन. दिस इज योर एक्सरे. क्लियर. दूसरी बात, ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, राइट, एल से यहाँ पे यस एल से के का, ये हर एक एटम के लिए अलग होता है. ये किसी भी दो एटम के लिए डिफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता. तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एक्सरे आएगी, ये एक पार्टिकुलर, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इसी एटम की. अगर ये एटम बदल गया तो ये जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की जो रे यहाँ पे निकलेगी वो भी बदल जाएगी. तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम इवन एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई एक अननोन एटम है, उसका हम एक्सरे स्पेक्ट्रम पूरा वो अभी ग्राफ जो था इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ड्रॉ करते हैं, और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सबके हमारे पास वही इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ एक्सरे स्पेक्ट्रम है. तो उनसे मैच कराते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किससे मैच कर रही है, एंड वी कैन आइडेंटिफाई ओके दिस एलिमेंट इज दैट एक्चुअली. वहीं पर अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करता, वो आपको ये भी प्रूव कर देता है कि दिस इज ए न्यू एलिमेंट ऑन विच यू नीड टू डू सम रिसर्च. अंडरस्टैंडिंग. तो आपको अभी ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये एक एटम जो आपने यहाँ पे यूज किया है उसी की एक प्रॉपर्टी है. ये एक्सरे किसी और एटम में एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की नहीं हो सकती, सिवाय ओनली दिस एटम. आप एटम बदलोगे तो यहाँ पे जो एक्सरे निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों बदल जाएंगे. क्लियर. दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे मतलब एक प्रोबेबिलिटी क्या है कि बहुत ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे निकलेंगी, तो एक साथ लाइट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा निकलेंगे, तो क्या होगा, इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी. क्लियर. तो ये था. अब इनका हमने नाम भी दिया है एक्चुअली में. ये वैकेंसी क्रिएट हुई है के, तो इस एक्सरे को जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे थे इसको बोलेंगे के, और ये फिल किसके द्वारा हो रही है, एल सेल से. तो जो नेक्स्ट नियर बाय सेल के द्वारा अगर ये वैकेंसी फिल होती है तो इसको बोलते हैं के अल्फा एक्सरे. ऐसे ही अगर यही वैकेंसी के एल की बजाय यहां से इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा फिल होती, तो उस सिचुएशन में भी एक रेडिएशन यहाँ पे निकलता, और इस रेडिएशन को हम उस केस में बोलते हैं दिस इज कॉल्ड के बीटा. बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, वैकेंसी कहाँ फिल हो रही है, के में. तो जब के में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे के. नेक्स्ट ऑर्बिट से तो अल्फा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट से आ रहा है देन बीटा. एंड सिमिलरली अगर यही रेडिएशन अगर यही रेडिएशन ये इलेक्ट्रॉन लेट्स से इसके द्वारा फिल होता, तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास एक एक्सरे आता, और इसको अपन क्या नाम देते, दिस विल बी डेफिनेटली योर के गामा. So this is K alpha, K beta and K gamma. I hope
यू आर क्लियर विद द करेक्टरिस्टिक एक्सरे की है क्या, कैसे प्रोड्यूस हो जा रही हैं, कब प्रोड्यूस हो रही हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से लाइक एक्सरे की प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पे के में वैकेंसी प्रोड्यूस होती है तो आप ये समझ सकते हो कि एल से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो हम बोलेंगे कि नंबर के टर्म्स में, इज इट इंटेंसिटी की टर्म्स में अगर मैं बोलूँ इंटेंसिटी, तो क्या होगी, के अल्फा की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी के बीटा से ज़्यादा होगी के गामा, क्योंकि के में वैकेंसी है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि एल से जंप करे, उसके बाद कम चांसेस होंगे कि एम से जंप करे, एंड उससे भी कम चांसेस होंगे एन से जंप करे इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अबाउट एक्चुअली करेक्टरिस्टिक एक्सरे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कुछ और बच गई, लेट मी जस्ट इरेज इट देन आई विल टेल यू मोर थिंग्स अबाउट इट। ओके, सो सिमिलरली एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि अभी आपको बताया कि वैकेंसी के सेल में क्रिएट हुई थी, तो ऐसे एक के सेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है, ये एक एल सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी फिल की जा सकती है, एम सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी, एन के द्वारा भी, और ओ के द्वारा, और एनी अदर। तो इस सिचुएशन में अगर ये नेक्स्ट ऑर्बिट के द्वारा फिल की जाएगी तो उसको हम नाम क्या देंगे, जो रेडिएशन यहाँ से निकलेगा ये कौन सा होगा, पहली बात तो के सेल में वैकेंसी है तो इसलिए के आएंगे, ये सब में क्या आएगा के, राइट, रिमेंबर दैट। सो हियर इट विल बी लाइक के के के, दे हैव नेम, और जो कि आपको पूछ लिया जाता है। अब ये किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन फिल किया जा रहा है, एल के द्वारा, तो मतलब जो कि नेक्स्ट ऑर्बिट तक, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे के अल्फा। अगर ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट देन इट विल बी के बीटा, एंड नेक्स्ट टू लाइक ये क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड के गामा, के अल्फा बीटा गामा। एक्चुअली में यहाँ पे ये नॉर्मली नहीं आता है, पूछा नहीं जाता है, राइट। सो जस्ट लेट मी रेज दिस पार्ट। तो ऐसे और भी लाइक इसमें आता है सीरीज, आई डोंट रिमेंबर दैट टर्म। तो इस तरह से क्या होगा, अगर नेक्स्ट सीरीज में हमारा लाइक इससे फिल किया जा रहा है देन के अल्फा बीटा गामा ऐसे। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी कहाँ पर है, एल सेल में। प्रोबेबिलिटी अब ये एम के द्वारा फिल किया जा सकता है, एन के द्वारा, ओ के द्वारा। डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि किसके द्वारा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, एम के द्वारा फिल करने की। एम के द्वारा फिल किए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और पहली बात तो इसको नाम क्या देंगे, क्योंकि वैकेंसी एल सेल में, तो इसको बोलेंगे एल रे, एल एल। और ये जब नेक्स्ट के द्वारा फिल किया जा रहा है तो इसको मैं बोलूंगा एल अल्फा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट देन इट इज एल बीटा एंड एल गामा, सो ऑन। Clear? Similarly, if it is like next vacancy is in M, then I will write here actually. अब ये M में वैकेंसी है तो ये क्या होगा M, और किसके द्वारा, नेक्स्ट के द्वारा, तो इट्स M अल्फा, एंड वैकेंसी इन M फिल नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो दिस इज M बीटा एंड सो ऑन M गामा। तो ये हैं तुम्हारे लाइक डिफरेंट एक्सरेज, और ये सभी एक्सरेज, these all x-rays are termed as characteristic x-rays, is it? These all rays are called characteristic x-rays, as these are characteristic property of target atom। ये किसी भी दो एटम के लिए ये रेज सेम नहीं हो सकती, तो इसलिए इनको हम करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, बिकॉज ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, और ये इनका नाम आपको समझ में आना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी दिस हायर हायर, सिमिलरली यहाँ पे इंटेंसिटी इनकी ये हायर हो गई, और यहाँ पे इंटेंसिटी आप देख सकते हो अल्फा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेंसिटी बीटा। क्लियर? तो अभी जैसे मैं अगर जस्ट आपको सिंपल एग्जांपल के लिए पूछता हूँ, और दूसरी बात यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं सिंपली एनर्जी की टर्म्स में बात करता हूँ और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करता हूँ, तो कौन सी वेवलेंथ के लिए, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी डिफरेंट, तो ये डिफरेंस, और यहाँ पे एनर्जी ये, और यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा, तो आप समझ सकते हो कि के गामा की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जब गामा की एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रही है चीज़ें, इज इट? एनर्जी हियर, एनर्जी सीक्वेंस E will be K gamma greater than K beta greater than K alpha. Energy sequence will be this.
और वेवलेंथ के लिए भी अगर हम बात करें तो वेवलेंथ क्या होता है बेसिकली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, कम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, सो यू कैन राइट लैम्डा के अल्फा ग्रेटर देन लैम्डा के बीटा एंड सो ऑन, इज इट। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा की बात करता हूँ, लेट्स से दिस इज माय तो अभी देखो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पहली बात तो कि यहाँ पे ये वेवलेंथ कौन सी होगी, ये वेवलेंथ कौन सी होगी। यू शुड बी इन पोजिशन टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे देखो लीस्ट है ये, क्लियर। तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे ये क्या होगी, डेफिनेटली पीक सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ इसकी कम है, तो मतलब वेवलेंथ इसकी ज्यादा है इससे, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर के अल्फा। और ये क्या है, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, तो एनर्जी इसकी क्या हो गई, एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, लाइक बेसिकली यू कैन राइट एनर्जी विल बी ग्रेटर फॉर बीटा, हियर एनर्जी सीक्वेंस, यस, अल्फा का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा क्या होगा बीटा का, तो वेवलेंथ इसकी क्या होगी, यहाँ पे देख सकते हो बीटा की वेवलेंथ कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज के बीटा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एल अल्फा एंड दिस इज एल बीटा एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर और होते दिस इज, तो ये हो जाता है एम अल्फा एम बीटा सो ऑन। तो आप ये भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि कौन सी वेवलेंथ कौन सी है एक्चुअली में, और दैट्स ऑल वी कैन कंपेयर एक्चुअली। Thank you so much. This is all about today's lecture. Let's continue from here onward in the next class.